छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आरक्षण का मुद्दा किसे चोट पहुंचाएगा, ये सवाल इसीलिए क्योंकि आदिवासी समाज की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। आदिवासी समाज ने कानकेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हर गांव से प्रत्याशी उतारने की बात कहते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को चेतावनी भी दे दी। इसलिए सर्व आदिवासी ने यह तय किया है कि हमने प्रत्येक गांव के से एक प्रत्याशी सर्व आदिवासी का होगा, चाहे 400 हो तो 500 हो, जिससे सरकार कोई भी राजनीतिक दल हमारे वोट पर सेल न लगा सके। ऐसे हमने निर्णय लिया है। आदिवासी समाज की नाराजगी और चुनावी रणनीति सामने आने के बाद बड़ा सवाल यह है कि बदले हुए समीकरणों में किसको ज्यादा नुकसान होगा, किसके वोट कटेंगे। बीजेपी से सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज की नाराजगी करार देते हुए हमलावर है। वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का दावा है आदिवासियों को 32% आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसके लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। साथ ही उपचुनावों में जीत का दावा भी किया। कांग्रेस से भरोसा आदिवासियों का उठ चुका है, इसलिए अब आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज हर गांव से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी खड़ा करने की सोच रही है। निश्चित ही यहां पर भानु प्रतापपुर विधानसभा में कांग्रेस को करारा जवाब आदिवासी समाज देगा। शुरू दिन से सरकार बोल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्वर से बोल रहे हैं कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं। चुनाव में चुनौती तो रहती है, लेकिन रिजल्ट कांग्रेस जीतेगी। चाहे सत्र बुलाकर या फिर अध्यादेश लाकर या कानूनी लड़ाई लड़कर, कब और कैसे आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलेगा, क्या इसका असर उपचुनावों में भी दिखेगा? सवाल ये भी आदिवासी समाज के प्रत्याशियों के मैदान में उतरने पर किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कानकेर से गौतम सरकार के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। जी हाँ, उपचुनावों के रण में जो समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, किसको नुकसान होगा, किसको नहीं होगा, इस मुद्दे चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। आज हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी। स्वागत है सुंदरानी जी आपका। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जुड़ गए हैं। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अशोक तोमर भी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नितिन भंसाली जी मेरा आपसे है। आदिवासी समाज चेतावनी दे रहा है, अगर बस्तर में आपके प्रदेश प्रभारी आए तो फिर क्या होगा? साथ ही साथ हर गांव से एक आदिवासी को मैदान में उतारने की बात भी कह रहा है। इस रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। पुख्ता अभी जानकारी नहीं आई कि वाकई में फैसला ले लिया है या अंदर खाने चर्चा की जा रही है, लेकिन संकेत तो दिए हैं। क्या आपको नुकसान होगा? क्या जो आदिवासी वोट बैंक है वो छिटकेगा आपसे, दूर होगा? क्या देखते हैं आप? देखिए दिव्यांश जी, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार तो सभी को है, कोई भी लड़ सकता है। पर जैसा कि ये बताया जा रहा है कि आदिवासी समाज ने ये तय किया है कि वो हर गांव से कैंडिडेट खड़े करेंगे, तो ये आदिवासी समाज ने तय किया है या किसने तय किया है, इसकी जानकारी भी पता करना। बाइट सुन तो लिया आपने, सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने जिस मुद्दे को लेकर, मैं बता देता हूं, कंफर्म करता हूं, जिस मुद्दे को लेकर ये कह रहे हैं, ठीक है, पर जिस मुद्दे को लेकर ये कह रहे हैं वो मुद्दे में तो काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया उस पाप को धोने का और उसको ठीक करने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। और 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जिसमें विधेयक भी लाया जाएगा और निश्चित तौर पर आदिवासियों को उनका 32% आरक्षण कैसे मिले उस दिशा में राज्य सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और उस दिशा में लगातार देखिए आप काम हो रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये ऐसे प्रदेश है जहां पर 50% से ऊपर वहां पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है लोगों को। तो वो कैसे मिल रहा है उसके लिए भी अफसरों की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है, जो कि वहां पर जाकर ये देखेगी कि यहां पर आरक्षण कैसे लागू और किन परिस्थितियों में हुआ। उस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी काम किया जाएगा और विधानसभा का जब विशेष सत्र बुलाया गया है तो निश्चित तौर पर इसमें चर्चा होगी। और इस सत्र बुलाने का उद्देश्य क्या है ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। सरकार आदिवासियों के हित में बिल्कुल अगर आपको याद होगा, खड़ी है और खड़ी रहे। अगर आपको याद होगा तो कल आपकी आवाज में इस मुद्दे पे हम चर्चा कर चुके हैं कि सरकार क्या कोशिशें कर रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है। मुद्दा अब यह है कि जिस तरह से आदिवासी समाज गुस्से में है, नाराजगी व्यक्त कर रहा है प्रदेश प्रभारी के पुराने बयान को लेकर और साथ ही साथ उनके आने को लेकर, और ये कह रहा है कि अगर हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे। मेरा सवाल ये, अगर प्रत्याशी खड़ा किया जाता है तो क्या पार्टी का, आपका पार्टी को बतौर
पार्टी मेंबर, क्या लगता है नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, न्यूट्रल है इस मुद्दे पर आप? देखिए, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे जो जिन नेता का वहां देहांत हुआ है, जिसकी वजह से उपचुनाव हुए हैं, स्वर्गीय श्री मनोज मंडावी जी एक सशक्त नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, उस क्षेत्र के आदिवासियों के नेता थे। उनके सपनों को पूरा करना है, साथ ही उनके जो अधूरे काम थे उनको पूरा करना है। साथ ही सरकार ने इन 4 सालों में जो काम किया आदिवासी क्षेत्रों में, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो गुस्से में है, बिल्कुल गुस्से में नहीं है, गुस्सा होगा तो भी शांत हो जाएगा। और यदि कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो मैंने शुरू में कहा, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, अंततः जीत निश्चित तौर पर कांग्रेस की होगी। और पिछले चुनाव में मनोज मंडावी जी जिन मतों से जीते थे उससे दुगना मार्जिन भी होगा, ये दावा करता हूं। सुंदरानी जी, सर्व आदिवासी समाज के मुताबिक अगर वो अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो अब तक तो आप ही ये आस लगाए बैठे होंगे कि जो आदिवासी समाज सरकार से नाराज चल रहा है वो वोट आपकी पार्टी को मिलेगा। लेकिन अगर प्रत्याशी खड़ा हुआ तो क्या नुकसान आपका नहीं होगा? दिव्यांश जी, चाहे सर्व आदिवासी समाज अपना प्रत्याशी उतारे, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, लेकिन निश्चित रूप से 32% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने विधेयक लाकर दिया आदिवासी समाज को। और आज आदिवासी समाज की लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही पूरे प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई के कारण ही, संघर्ष के कारण ही आज भूपेश बघेल जी को 2 दिन का विशेष सत्र बुलाना पड़ा। हालांकि ये सत्र 10 दिन का होना चाहिए था, लेकिन चलिए 2 दिन का जो बुलाया है सत्र, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी समाज का जो झुकाव, क्योंकि हर आदिवासी ये मानता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 2011 में 32% का आरक्षण दिया। ये अलग बात है कि अदालत में ये मामले को उलझाया गया और पिछले 4 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, और इस कांग्रेस की सरकार ने कोई केस को ढंग से लड़ा नहीं। और आज वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बड़े बड़े वकील लगाएंगे। अगर यही सब हाई कोर्ट में किया होता तो शायद ये परिस्थितियां आज हमारे सामने निर्मित नहीं होती। सुंदरानी जी, आपसे भी मैं एक बात फिर से गुजारिश करके कहूंगा और रिपीट करूंगा कि इस मुद्दे पर आपकी आवाज में मेरे सहयोगी आसिफ के साथ और भी कई जगह पर आप इस मंच पर चर्चा कर चुके हैं। इस पर कई बार डिबेट हो चुकी है, कौन जिम्मेदार, क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट के फैसले के बाद, क्या कोशिशें हो रही है। मेरा सवाल यह है, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में, माफ कीजिएगा, उपचुनाव में क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा आपकी हार और जीत पर अगर सर्ववादी समाज अपना प्रत्याशी उतारता है? लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या असर पड़ेगा समीकरण पर? निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर उपचुनाव से कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आने वाले 2023 के चुनाव में भी इसका प्रभाव दिखेगा। और निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर का उपचुनाव ये कांग्रेस हारने जा रही है। जो वहाँ की आंतरिक सारी रिपोर्ट आ रही है, सर्वे आ रहे हैं, भानु प्रतापपुर में आदिवासी समाज का, बल्कि पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज आक्रोशित है। यहाँ तक कि इनके प्रभारी को घुसने तक नहीं देंगे, ऐसा जब उन्होंने कहा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं देंगे, उन्होंने तो कांग्रेस नेताओं को ही घुस। और सर्व आदिवासी समाज और सब आदिवासी समाज ये मानता है कि ये अगर आरक्षण से वो वंचित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के लोगों पे ही इसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सरकार में कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में रही है और निश्चित रूप से आदिवासियों को हक मिलते रहा है, आज अगर उनके हकों से वंचित करने का प्रयास हुआ है तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की दोहरी नीति, जैसे आपने देखा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में इन्होंने पास किया विधानसभा में, लेकिन अपने ही एक नेता से उसमें कोर्ट जाकर स्थगन करवाया। तो इनका दोहरा चरित्र अब उजागर हो चुका है छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से इनको वहां पे हार का मुंह देखना पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बात कर ले। दावे आपके हों या कांग्रेस के हों, जनता को तय करना है। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी कौन हारेगा कौन जीतेगा। जनता को करना और जनता जनार्दन हर समय पे सही फैसला करती है। सर्व आदिवासी समाज के एक्शन और रिएक्शन से क्या समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दूसरी पार्टियों के लिए?
देखिए, मैं पहले सबसे पहले ये आपसे बता दूं कि यहां जो समस्या है उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है। फलाना पार्टी क्या कर रही है उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बीजेपी सोच रही है कि कांग्रेस की काट किस तरह से निकालूं, कांग्रेस सोच रही है बीजेपी को किस तरह से जवाब दूं। मेरे ख्याल से आदिवासी समस्या को मिल बैठ के अगर ये किया जाए या कम्युनिकेशन उनसे किया जाए, यहां वन वे कम्युनिकेशन है, मैंने एक तरफा कम्युनिकेशन, वो चिल्ला रहे हैं, इधर से कुछ जवाब ही नहीं जा रहा है। तो पहली चीज है कि कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। आदिवासी क्या कह रहे हैं उसका जवाब सही या उनके नेताओं से मिलकर करना चाहिए। दूसरी चीज में आपने कहा समीकरण का, इसका इट इज टू अर्ली। मैं बहुत ये कर रहा हूं, बहुत आदिवासी इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं और उनका भी पारिवारिक लगाव हो रहता है। मनोज मंडवावी के विधवा को सिंपैथी वोट मिलेगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। इसलिए अब कोई कांग्रेस बहुत बड़ी भूल कर दे या बीजेपी कुछ नया पॉलिसी लेके आए 15-20 दिनों में, तो मैं नहीं कह सकता। बहरहाल वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ठीक है, आप तीनों मेहमानों से गुजारिश है कि मैं फिर आपसे सवाल जवाब करूंगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इसी मामले को लेकर प्रतिक्रिया आई है, पहले जरा वो सुन लेते हैं। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव से कोई लेने देने नहीं है और आदिवासी हितों पे कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी करती रही है। 20% से 32% कब किए? सरकार बने 8 साल होने के बाद 2012 में, और ठीक से तथ्य नहीं रखे। ननकी राम कंवर रिपोर्ट है, उसको भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। इसका दोषी कौन है? अजय चंद्राकर उस मंत्रिमंडल में थे, क्यों नहीं रखवाए? और दूसरी बात यह है कि हम आदिवासी हितों के बारे में पहले ही बोले हैं कि उनका जितना प्रतिशत है, जितनी जनसंख्या है, जितना संविधान में उसको अधिकार मिला है, वो मिल के रहेगा। हम कभी उसके पीछे नहीं हटे हैं। अब ये चूंकि उन्हीं के कर्मों का पाप है जिसको हमको सुधारने में लगा है। देखो, ऐसा है कि ये किसी क्षेत्र में दंतेवाड़ा से लेकर मरवाही तक खैरागढ़ चुनाव में इसकी क्या स्थिति थी सबने देखा। रमन सिंह का घर है खैरागढ़, वहाँ उस बुरी तरह से हारे। आज तक उतना वोट से कभी कोई नहीं जीता था जितने वोट से हम लोग जीते अभी उपचुनाव में। भानु प्रतापपुर विधानसभा हमारी परंपरागत सीट है और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ मतदाता सरकार के कार्यों पर विश्वास व्यक्त करेगी और हमें वो जिताएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवाल भी खड़े कर रहे हैं, बीजेपी पर भी हमलावर है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं, डिबेट करते हैं और अब सवाल पूछते हैं नितिन बंसाली जी से। नितिन जी, जरा मुद्दे की बारीकी को समझिएगा, संवेदनशीलता को समझिएगा। यहां पर वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे सवाल कम्युनिकेशन का भी है, वार्तालाप का भी है। क्यों ये नौबत आई कि सर्व आदिवासी समाज को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, नाराजगी जाहिर करनी पड़ी? क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था अगर संवाद किया जाता? पीएल पुनिया के बयान को लेकर भी सर्ववादी समाज लगातार हमलावर है, रोष प्रकट कर रहा है। क्या उसको लेकर आपकी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया? देखिए, ये कैसे कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है? प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा कौन है, जब वो खुद अभी आपकी डिबेट में ही कह रहे थे कि आदिवासियों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और संविधान के हिसाब से उनको जो अधिकार मिलने चाहिए कांग्रेस उसके लिए प्रतिबद्ध है और वो मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रही है, ये ऐसा प्रतीत होता है। ननकी राम कंवर की रिपोर्ट ये कहते हैं 2011 में इन्होंने आरक्षण दिया, 2011 से 2018 तक इनकी सरकार रही, 21 याचिकाएं दायर हुई, क्यों सवाल का जवाब नहीं दिया कोर्ट के सही तरीके से? क्यों वो ननकी राम कंवर जी की रिपोर्ट जो थी, जो एक समिति बनाई थी, उन्होंने उस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया? क्योंकि इनकी नीयत में ही खोट थी, जो कि सर्वविदित है, जाहिर भी हो रही है।
भानु प्रतापपुर चुनाव की बात है, हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। इन्होंने क्या कहा था? अभी हाल ही में कुछ समय पहले खैरागढ़ का चुनाव हुआ था, मुझे लगता है 6 या 7 महीने नहीं हुए होंगे। इन्होंने कहा था हम सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं और ये हम जीतेंगे। ये तो सेमीफाइनल मैच ही हार चुके हैं, तो फाइनल की स्थिति में तो ये कहीं से है ही नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि मनोज मंडावी जी जितने मतों से जीते थे, आप देखिएगा उससे दुगने मतों से लीड होगी इस बार जीत की, और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। रहा सर्व आदिवासी समाज का कम्युनिकेशन का बात, तो वो लगातार हो रहा है। उन्होंने किस वजह से ये बात कही इसको भी जाना जाएगा, समझा जाएगा, पर अंततः जीत जो है यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की होगी और रिकॉर्ड मतों से होगी। नितिन बंसाली जी, आप सेमीफाइनल शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो जहन में आज का खेला गया सेमीफाइनल भी याद आ गया। दावे तो किए जा रहे थे, आप भी भरोसा कर रहे होंगे कि भारतीय टीम जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। बहरहाल खेल का मैदान हो या फिर राजनीतिक मैदान, दावे किए जाते हैं लेकिन जो नतीजे सामने आते हैं भारतीय टीम में तो सबसे तेज गेंद फेंकने वाले एक हिंदुस्तान में है, उनको भेज देना, वो असली तस्वीर पेश करता है। बहरहाल सुंदरानी जी, यहां पर कांग्रेस का आरोप है, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आप आदिवासियों के कसूरवार हैं और इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज का बयान आया तो उसको भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार पर हमलावर हैं, क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी अपनी गलती को छुपाने के लिए उनके पास एक ही विकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए, क्योंकि उन्हें अपनी चमड़ी बचानी है और वो ये बात को साबित करना चाहते हैं कि वो इसके गुनहगार नहीं हैं। और 4 साल से उनकी सरकार थी, अदालत में क्यों नहीं ठीक से लड़ा? क्योंकि अभी इनके प्रवक्ता एक बात को कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बड़े वकील लगाएंगे। अगर ये बात थी तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं इनको लड़ा? में भी वकील लगे थे, क्यों नहीं इन्होंने लड़ा? ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? और रहा सवाल, अभी नितिन बंसाली जी कह रहे थे कि ननकीराम कंवर जी की रिपोर्ट नहीं रखी गई। अरे ननकीराम कंवर जी के सिफारिश पे तो आज 32% किसकी कोशिशों में कितना दम था? डॉक्टर किसकी कोशिशों में कितना दम था? किसकी विफलता रही? मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा और सवाल अशोक तोमर से पूछना चाहूंगा। अशोक तोमर जी, क्या यहां पर मसला आरक्षण को लेकर फंसा हुआ नजर आ रहा है, जो बयानबाजी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर आदिवासियों के विकास और हितों को लेकर एक स्वच्छ चर्चा, एक स्वच्छ बहस की जा रही है, उनके बीच पहुंचकर बैठकर संवाद किया जा रहा है? क्या वो होता हुआ दिखाई देख रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस? देखिए, मैं ये आपसे स्पष्ट कर दूं, अभी कोई सर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं स्पष्ट कर दूं, अभी उचित तरीके से चर्चा नहीं हो रही है। अभी जुबानी जंग चल रही है इधर से उधर। मैं यही कहना चाहता हूं कि सर्वदलीय आदिवासी समाज को बुला के उनके साथ बैठ के तुम्हारी समस्या ये है, मैं ये सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपकी समस्या सुलझ जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ही, या सुप्रीम कोर्ट दे दे ऑर्डर, या कोई और तरीका होगा। फिर तमिलनाडु में अशोक तोमर जी, किसी के लिए इसमें तो कोई झूठा चीज नहीं है ना कि नहीं भेजा है। अशोक तोमर जी, मैंने ये सवाल पूछा, क्या इस सवाल में दम है? जब मैंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिरकार सर्व आदिवासी समाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, कांग्रेस कह रही नहीं है नाराज, हम लगातार बात कर रहे हैं। अशोक जी, प्रदेश के मुखिया स्वयं स्टेटमेंट दे रहे हैं, बात तो हो रही है, जब भी दे रहे हैं। अशोक तोमर जी कह रहे हैं वरिष्ठ, मैं नहीं कह रहा हूं, और बात करना। देखिए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, 2 दिन क्यों बुलाया गया है? इसलिए तो बुलाया गया। अगर आप चर्चा के इतर जो बात कह रहे थे वही हो रहा है इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में। राजनीति करने का काम करेंगे तो नहीं चलेगा। फाइनल कमेंट अशोक, जल्दी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि समस्या तो सुलझेगा ही, क्योंकि कांग्रेस भी जान रही है कि अगर अभी नहीं सुलझा रहे हैं तो अगले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, तो कांग्रेस भी उतना ही इंटरेस्टेड है कि इस समस्या का समाधान मैं निकालूं। ठीक है,
ठीक है, समस्या का समाधान तो निकल जाएगा, समस्या का समाधान तो निकल जाएगा, आदिवासियों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल है जिस स्तर पर संवाद होना चाहिए, क्या वो संवाद हो रहा है, और फिर आने वाले दिनों में क्या नतीजे निकलेंगे, इंतजार कीजिए। आप तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त है ब्रेक का। जीएमपीसीजी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।